मुख्तार अपने हर हत्या, हर अपहरण और हर अपराध को तात्कालिक नहीं बल्कि भविष्य के आधार पर भी करता था। और मुख्तार हमेशा अपने भले के लिए, अपने हित को साधने के लिए उसने कभी भी खून बहाने में कोई संकोच नहीं किया। कलेक्टर साहब इतना भयभीत हो गए कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को जेल में फ़ोन करके कहा, विधायक जी लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई। कहाँ मुख्तार अहमद अंसारी मरहूम और कहाँ मौजूदा मुख्तार अंसारी। मुख्तार ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहाँ राजनीति, नौकरशाही, अपराध और पूंजी सब गड्ढमड्ढ हो जाते हैं। वो 4 जनवरी 1999 की बेहद सर्द शाम थी। लखनऊ के कलेक्टर के बंगले में इसके जस्ट बरखिलाफ बेहद गर्म वातावरण था। एक बहुत गंभीर मुद्दे पर जेल अधीक्षक और कलेक्टर के बीच बात हो रही थी। मुद्दा था वो एक कुख्यात माफिया जेल के अंदर रहकर अपनी सारी की सारी हरकतें कर रहा था, वहाँ से अपने गिरोह का संचालन कर रहा था और उस पर लगाम लगानी थी। रास्ते तय हुए, तरीके तय हुए और आने वाले दिनों में साधन क्या मुहैया कराए जाएंगे, इस पर लंबी बात हुई। जेल अधीक्षक आर.के. तिवारी इत्मीनान की सांस लेते हुए कलेक्टर के बंगले से बाहर निकले। अपने जेल स्थित आवास की ओर बढ़ते समय उनके दिमाग में यकीनन घूम रहा होगा कि वो जाते ही कौन कौन से कदम उठाएंगे। थोड़ा आगे बढ़े, हजरतगंज पार किया और राजभवन के बिल्कुल पास वो जब तक संभल पाते, इधर उधर देख पाते, अचानक उनके ऊपर गोलियों की बौछार होने लगी। कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा सकी। बदमाशों ने उनको वहीं का वहीं ढेर कर दिया। जिस जगह ये हत्याकांड हुआ, गवर्नर का घर उससे कुछ कदम दूर था। सत्ता का केंद्र सचिवालय और लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा उससे कुछ कदम दूर थी। लेकिन मुख्तार अंसारी को किसी की चिंता नहीं थी। मुख्तार अपने हर हत्या, हर अपहरण और हर अपराध को तात्कालिक नहीं बल्कि भविष्य के आधार पर भी करता था। आर.के. तिवारी की हत्या ने सरकारी मशीनरी को इतना डरा दिया कि तब से लेकर आज तक उसका जो जराइम का साम्राज्य है, वो जेल या बाहर जहाँ भी वो हो, जस का तस चलता रहा है। एक और किस्सा आपको बताता हूँ, उसका आतंक किस तरीके का था। एक पूर्वी जिले में उत्तर प्रदेश के एक कलेक्टर साहब तैनात होते हैं। हर नया अधिकारी जाते ही कुछ रिफॉर्म्स करना चाहता है, कुछ परिवर्तन करना चाहता है। उन्होंने भी कुछ करना शुरू किया। कुछ ऐसे ठेकेदार थे जो काम कम करते थे लेकिन पैसे ज़्यादा वसूलते थे, उन पर लगाम लगानी शुरू की। और हुआ क्या कि सवेरे सवेरे एक दिन उनके स्टेनो ने उनसे कहा कि सर, विधायक जी बहुत नाराज़ हैं, उनका फ़ोन आया था और मुझे लगता है आपको अपनी कार्य प्रणाली के बारे में एक बार सोचना चाहिए। कलेक्टर ने पूछा, कौन विधायक जी? तो मालूम पड़ा मुख्तार अंसारी। कलेक्टर चकित रह गया। उसने कहा, मैं क्यों डरूं? तो उसने बताया स्टेनो ने कि देखिए, आप कुछ भी कर लें, विधायक जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन सर आपकी सलामती के लिए मैं चिंतित हूँ। कलेक्टर साहब इतना भयभीत हो गए कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को जेल में फ़ोन करके कहा, विधायक जी लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई। ये किस्सा मैंने सरकारी अधिकारियों से ही सुना है। हो सकता है इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकता है तिल का ताड़ बनाया गया हो, पर किस्से सच या झूठ जो भी हों, पर उनके असर अक्सर बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और आपको यकीन ना हो तो पिछले कुछ दिनों की आप जेल मैनुअल के हिसाब से काम न करने पर हुई कार्रवाइयों पर नज़र डाल के देख लीजिए। जिस जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, चित्रकूट में, वहाँ के जेल अधीक्षक, वहाँ के तमाम लोगों के खिलाफ योगी सरकार ने कठोर कार्रवाई की कुछ महीने पहले कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को अनड्यू एडवांटेजेस दिए। आर.के. तिवारी का खून अभी तक मुख्तार अंसारी के लिए मददगार साबित होता आया है। और मुख्तार हमेशा अपने भले के लिए, अपने हित को साधने के लिए उसने कभी भी खून बहाने में कोई संकोच नहीं किया। वो जानता था कि राजनीति बल देती है और राजनीति तो उसके खून में है। उसके दादा मुख्तार अहमद अंसारी
गजब और संयोग देखिए, जिन मुख्तार अहमद अंसारी साहब जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिनके नाम पर ही उसका नाम पड़ा है, कहाँ मुख्तार अहमद अंसारी मरहूम और कहाँ मौजूदा मुख्तार अंसारी। इसके पिता सुभान अल्लाह साहब नगर पालिका के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए थे। वो एक वामपंथी कार्यकर्ता थे और ऐसे घर में पैदा हुआ व्यक्ति, ननिहाल से इसके नाना थे ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी में बहुत आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान ने जब हमला किया तो उस हमले को बचाने के लिए कबायलियों की शक्ल में जो आक्रामक आए थे, उन्होंने अपनी जान दी थी। तो ब्रिगेडियर उस्मान साहब, मुख्तार अहमद अंसारी साहब, इन लोगों की जो बहादुरी, इन लोगों का जो राजनीतिक कौशल था, वो उसको विरसे में मिला है। ये बात अलग है कि उसने उसका सदुपयोग नहीं दुरुपयोग किया। और इसका फ़ायदा उसको कैसे मिला? अरबों रुपए का उसने साम्राज्य बनाया। उसके भाई अफजाल अंसारी 2 बार संसद में पहुँचे, एमएलए रहे 5 बार, वो खुद 5 बार एमएलए रहा और उसका बेटा खुद आज की तारीख में एमएलए है। ये बात अलग है कि योगी सरकार ने जो क्रैकडाउन किया माफिया के खिलाफ, उसने मुख्तार अंसारी को इतना डरा दिया कि एक बार तो वो अपनी जमानत ही कैंसिल कराकर जेल में चला गया। उसे जेल ज़्यादा महफूज नज़र आती है। लेकिन इधर के दिनों में उस पर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके दिन खराब चल रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही उसे गाजीपुर की एक अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सज़ा सुनाई है। पहले भी 2 मामलों में उसे सज़ा हो चुकी है और कई मामले ऐसे हैं जिनमें भी सज़ा हो सकती है। अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सज़ा सुनाई गई है। जाहिर अफजाल अंसारी अपनी संसद सदस्यता से हाथ धोने जा रहे हैं। यदि ये दौर लंबा खिंचा तो यकीनन मुख्तार की जो ताकत है वो छीड़ होती चली जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे लाखों लोग होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के और आसपास के प्रदेशों के जो कि राहत की सांस लेंगे। मुख्तार ने न केवल भय का साम्राज्य बनाया, बल्कि मुख्तार ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां राजनीति, नौकरशाही, अपराध और पूंजी सब गड्ढमड्ढ हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा। पिछले दिनों ही अतीक मारा गया इलाहाबाद में। अतीक भी एमएलए रहा था, लेकिन अतीक और मुख्तार में एक अंतर है। वो अंतर सबसे बड़ा ये है, अतीक बिना पढ़ा लिखा था। वो हेकड़ी के बल पर, बाहुबल पर यहाँ तक पहुँचा था। मुख्तार ने बाहुबल का इस्तेमाल अपना साम्राज्य बनाने में किया और वो साम्राज्य उससे गठजोड़ किया अतीक के साथ और शहाबुद्दीन के साथ बिहार में, ताकि हथियारों का आदान प्रदान हो सके, अपराधियों को जल्दी से भगाया जा सके दूसरे स्टेट्स में, और कानून को तोड़ने, मरोड़ने और सत्ता का संरक्षण हासिल करने में उसका लाभ उठाया जा सके। ये अपराधियों का गठजोड़ पहली बार उत्तर प्रदेश में टूटता नजर आ रहा है। गजब बात आप जरा ये देखें कि बिहार में भी नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सख्त माने जाते हैं, पर आनंद मोहन की रिहाई ने उनकी इस इमेज को कुछ सवालिया निशानों में घेर दिया है। उम्मीद है कि उत्तर भारत के जो राज्य, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार, इस मायनों में ख़राब माने जाते हैं कि यहाँ पर लोगों को सजाएं नहीं होती, यहाँ पर अपराध और अपराधी और राजनीतिज्ञ मिलकर काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है इसे तोड़ने का वक्त आ गया है और शायद गाजीपुर जेल की एक सज़ा एक नया अध्याय और एक नया भविष्य रचने जा रही है। हम उत्तर प्रदेश और बिहार में ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अपराध से मुक्ति मिलेगी और विकास के नए रास्ते तय होंगे।